प्रज्ञान क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास जो बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। लगभग 150 के आसपास क्वेश्चन है और देख रहे हैं कि एक बार में होता है या फिर 2 बार में। तो एक एक क्वेश्चन को आराम से हम पढ़ेंगे, उसका आंसर बताते हुए चलेंगे। आप लोग इसको जब देखेंगे तो अपने कॉपी में ज़रूर नोट करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने पुराणों में दी गई विभिन्न राजवंशों को वंशावलियों के आधार पर इतिहास लिखने का प्रयास किया? तो ऑप्शन हम नहीं बोलेंगे, आपको जब पीडीएफ चाहिए तो आप हमको कमेंट्स कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी एससी राय चौधरी और एफ.ई. फाल्टिगर, ये याद रखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप का छंदबद्ध पौराणिक और ऐतिहासिक कालक्रम राजतरंगिणी, याद रखिएगा, राजतरंगिणी में लिखा? तो राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन? कलहन। मेगास्थनीज के लेखन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन को आराम से हम पढ़ रहे हैं। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक में विस्तार से लिखा जो अब हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। दूसरा ऑप्शन, मेगास्थनीज के लेखन को डायोडोरस स्ट्रैबो और एरियन के लेखन में विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से देखा जा सकता है। और तीसरा, मेगास्थनीज का उल्लेख है कि भारतीय समाज में 7 जातियों में विभाजित किया गया था। तो उपयुक्त सभी, ये सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी से संबंध नहीं है? याद रखिएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हेरोडोटस। पौराणिक स्रोतों के आधार पर मानव जाति की विशाल प्राचीनता, याद रखेंगे, का वर्णन करने वाले जॉन होलवेल के लेखन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन का विचार कीजिए। होलवेल ने लिखा है कि हिंदू ग्रंथों में ईसाई की तुलना में अधिक रसोद्घाटन है और वे पुराने नियम में वे वर्णित बाढ़ से पहले के हैं। दूसरा, उन्होंने 4 युगों के मानव इतिहास के विशाल समय की चर्चा की और निष्कर्ष निकाला कि मानव जाति की पूरी अवधि के लिए कुछ हजार वर्षों की पितृसत्तात्मक दीर्घायु के विचार को मानवीय तर्क अब और अधिक सामंजस्य नहीं बना सकता। ये याद रखेंगे। तो कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 5 का याद रखिएगा, तो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? तो ऑप्शन बी केवल 2। चलिए, हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, के.पी. जायसवाल। भारत के प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण के स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हम केवल आंसर बोल दे रहे हैं, आंसर होगा सी। याद रखिए, 1 और 2 दोनों। एक आवश्यक सूचना, जो भी लोग ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं या गूगल मीट से लाइव क्लास करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं प्रज्ञान जीएस सेंटर मीठापुर, याद रखेंगे। और बहुत जल्द हम भीखना पहाड़ी में भी आप लोग के सामने उपस्थित होंगे प्रज्ञान जीएस के नाम से। चलिए आगे, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए उपलब्ध साहित्यिक स्रोतों के निम्नलिखित में विचार कीजिए। निम्नलिखित वाक्य पर विचार कीजिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के उपलब्ध वैदिक साहित्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, याद रखिएगा, ये सभी। चलिए, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी हैं। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन गलत है? हम ये पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। पाणिनि की अष्टाध्यायी 8 अध्यायों में व्याकरण पर एक पुस्तक सूत्र आदेशों में लिखने की इस उत्कृष्ट कला की अंतिम परिणति है जिसमें प्रत्येक अध्याय सटीक रूप से प्रारंभ परस्पर जुड़ा हुआ है। दूसरा, ब्राह्मण समाज की वैदिक जाति व्यवस्था का विस्तार से वर्णन करते हैं। तीसरा, आरण्यक और उपनिषद विभिन्न आध्यात्मिक और दार्शनिक समस्याओं पर प्रवचन देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिए, 1 और 2 दोनों। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा, कौन सुमेलित है? याद रखिएगा, तो सुमेलित जो कह रहा है तो ऑप्शन बी, मनोतरण, याद रखेंगे, समय की पुनरावृत्ति।
क्वेश्चन नंबर 12, धर्मसूत्र और स्मृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का डी, ये सभी एकदम आराम से देखते जाएंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य कला पर एक पुस्तक है जो गुप्त काल में लिखी गई थी। दूसरा, पाठ को 15 अध्यायों में विभाजित किया गया जिन्हें पुस्तकें कहा जाता है। तीसरा, अर्थशास्त्र ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में लिखा गया था। कौटिल्य द्वारा जिसे राज्य कला पर लिखने और पढ़ने की परंपरा प्रकट हुई, क्योंकि कौटिल्य इस क्षेत्र में अपने पूर्ववर्तियों के प्रति अपने ऋण को स्वीकार करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, याद रखिएगा डी। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 का डी और 13 का जो होगा, याद रखिएगा 13 का सी आंसर हो जाएगा। 13 का सी, 2 और 3। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, याद रखिएगा। तो 14 का हो जाएगा बिलहन विक्रमांक देव चरित्र, तो 14 का सी। चलिए 15 नंबर में क्वेश्चन क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास पर विदेशी खातों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत कह रहा है, याद रखिएगा। तो 15 का ए हो जाएगा गलत है। मेगास्थिनी ने अपने इतिहास में हमें भारत फारसी संबंधों के बारे में बहुत सी जानकारी दी है, ये गलत है। सत्यमेव जयते वाक्यांश का निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वर्णन किया था। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद, 16 का ए। निम्नलिखित कथनों पर, याद रखिएगा क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गेरू रंग की मिट्टी के बर्तनों की संस्कृति ओसीपी मुख्य रूप से पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 17 का डी, पूर्वी उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्या है भाई, गेहूं और जौ सबसे पहले उगाई जाने वाली फसल थी और गारो पहाड़ियों और कावेरी नदी के किनारे कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। तो आंसर हो जाएगा केवल एक, याद रखिएगा। 19 नंबर, ओखली और मुसल के निशान पाए गए हैं। तो ओखली और मुसल के कहाँ निशान पाए गए हैं, तो ये हो जाएगा दावोजली हेडिंग। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी धातु अज्ञात थी, याद रखिएगा। तो लोहा अज्ञात था। 21 नंबर क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है। तो 21 का डी हो जाएगा पश्चिमी बलूचिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 22, कथन कारण है, इसको छोड़ दे रहे हैं, आगे देखेंगे। पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था। तो पूर्व पाषाणकालीन, तो 23 का डी, शिकार खेलना। दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा डी, लौह काल से। राग के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण भारत। क्वेश्चन नंबर 26, सिंहावल एक पूरा स्थल है। तो आंसर हो जाएगा 26 का ए, निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। 27 नंबर, मानव संवर्धनों में कुत्ते दफनाए जाते थे। तो कुत्ते कहाँ दफनाए जाते, तो बुर्ज होम। आपको कमेंट्स करना है कि बुर्ज होम वर्तमान में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस एक में भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म मिला है। तो हो जाएगा मानव के जो प्राचीनतम जो जीवाश्म मिले हैं, हथनौरा। याद रखेंगे, ये कह सकते हैं एक तरह से कि नर्मदा जो घाटी वाला जो क्षेत्र है। उच्च पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, याद रखेंगे, देख लीजिए ऑप्शन डी, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के आभूषण प्राप्त हुए हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महदहा। आपको कमेंट्स करना कि महदहा वर्तमान में किस राज्य क्षेत्र में पड़ता है। गर्त निवास निम्नलिखित में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है। तो आंसर हो जाएगा 31 का डी, कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 32, किस स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पलवारम।
33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य नहीं है? तो कौन सत्य नहीं है देख लीजिए, आंसर हम बता दे रहे हैं। भारत में पूरा पाषाण कालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था। नहीं, ये सत्य नहीं है, ये लोग परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 34, भारतवर्ष में किस स्थान पर प्रागैतिहासिक काल की जोती गई भूमि खोजी गई? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, कालीबंगा। निम्नलिखित में से किस एक स्थल से जंगल तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं वो मिला है बेलन से। क्वेश्चन नंबर 36, नीचे दिए गए कौन से एक विकल्प में हड़प्पा संस्कृति की परिपक्व स्थिति से पूर्ववर्ती अवस्थाएं हैं? तो आंसर हो जाएगा डी, अमरी और केची बेग। क्वेश्चन नंबर 37, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसने समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? याद रखेंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, ये है सूची 1 और सूची 2 मिलाने के लिए तो ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन उसको देखेंगे तो ये है, देखेंगे मिलाने वाला है तो हम देख लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 2 3 4 1। हम पहले ही बोले कि जिसको पीडीएफ चाहिए या फिर जो लोग क्लास करना चाहेंगे वो बेहतरीन तरीके से आकर ऑफलाइन या गूगल मीट से क्लास कर सकते हैं। जो पूरा सिलेबस पढ़ेगा उन्हीं का रिजल्ट होगा। चलिए आगे, नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालक्रम कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अबे बिली, एसचूली, मुस्तारी और मगदालिनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, ये कहाँ से मिली हैं? तो 40 के ये अतिरम्पक्कम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, जो सोचते हैं कि हम घर में किताब से कर लें तो वो तो बहुत सबसे अच्छा है, लेकिन होता कितनों से है ये सबको पता है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, 41 का आंसर हो जाएगा ए, 1 2 4। क्या क्वेश्चन देख लीजिए, भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है जीवाश्म, हाथ की कुल्हाड़ियाँ, मृदभांड, अस्थि अवशेष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 4। तो 3 नंबर नहीं है। अब देखेंगे, दक्षिण भारत के महापाषाणकालीन मृदभांड का अंदर का रंग काला है तथा बाहर का रंग लाल है। इन रंगों के मृदभांड पर अलग से पुताई की गई। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन बी। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृति से नहीं है? तो 43 का डी, सेल्ट। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों पर विचार कीजिए, दमदमा, कुरनूल गुफाएं, टेकल कोट और कुंड। तो याद रखिएगा ये क्रम दे रहा है, कालक्रम है। तो 44 का सी, 2 1 3 4, यानी कुरनूल गुफाएं सबसे पहले, उसके बाद दमदमा, फिर टेकल कोट और फिर अंत में कुंड। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे, तो ये किसके बने थे? तो ये बने थे स्फटिक के। चलिए निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है, बस्ती स्थल, समाधि स्थल, बस्ती और समाधि स्थल। तो 46 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 और 3। चलिए सूची 1 और सूची 2 मिलाने के लिए तो देख लेंगे, हम आंसर बोल दे रहे हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, डी 4 3 1 2। चलिए 48 नंबर, दक्कन के अंश टीले प्रदर्शित करते हैं। तो दक्कन के अंश टीले जो प्रदर्शित करते हैं वो है 48 का सी, नौपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्राग्ञ मानव यानी होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः जाना जाता है। तो किससे जाना जाता है? तो 49 का बी, याद रखिएगा, पिथेकैम्थ्रोपस के रूप में। चलिए 50 नंबर मिलान करने का है, फिर से हम बोल दे रहे हैं, आंसर हो जाएगा इसका बी। क्या क्या? तो 3 1 5 2। एक आपको ये प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं ताकि आप
क्विक तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। ग्रीको रोमन साहित्य के सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किसने की थी? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तो ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम जोन्स। विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य कौन सा है? याद रखिएगा, तो 52 का सी, ये हो जाएगा महाभारत। अंतिम मौर्य शासक जिसे उसके कमांडर इन चीफ ने मार डाला था, याद रखिएगा, तो उसके कमांडर इन चीफ ने जो मारा था वो था बृहद्रथ। निम्नलिखित में से किसे मंदिर के पंचायतन शैली का सबसे पहला उदाहरण माना जाता है? तो 54 का एक हो जाएगा, देवगढ़ में दशावतार मंदिर। श्रीलंकाई इतिहास महावामासा के अनुसार किसके प्रभाव में आकर मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आंसर याद रखिएगा, निग्रोथा के प्रवचन से या निग्रोथ के प्रवचन से प्रभावित होकर और उपगुप्त के शरण में जाकर, याद रखेगा। 56 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थल पर कपास की खेती का पहला साक्ष्य मिला है? ये 56 नंबर का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये है मेहरगढ़। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? याद रखेगा, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो ये कनिष्क के दरबार में रहने वाले, याद रखिएगा, ये कनिष्क के दरबार में रहने वाले अश्वघोष। शंकर निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? याद रखेगा, तो शंकर निम्नलिखित में से, याद रखिएगा, ये जो हैं अद्वैत दर्शन। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान कुछ यवन या यूनानी लोग वैष्णव पंथ में परिवर्तित हो गए थे? याद रखिएगा, तो ये जो परिवर्तित जो हुए थे, ये याद रखिएगा शुंग। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? याद रखिएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 60 नंबर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, याद रखिएगा, गोपथ यजुर्वेद, ये सुमेलित नहीं है। 61 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सी प्राचीन भारतीय इतिहास में ईसा पूर्व काल की घटना नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्रम संवत की शुरुआत। वैदिक काल में व्यास नदी को क्या कहा जाता था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है, तो 62 का सी, विपाशा। निम्नलिखित में से कौन सी सामवेद की शाखाएं हैं? तो सामवेद की जो शाखाएं हैं, याद रखिएगा, 63 का डी, 1, 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन ब्राह्मण 100 पवित्र मार्गों की सिफारिश करता है? याद रखेंगे, तो 64 का जो हो जाएगा ए, शतपथ ब्राह्मण। निम्नलिखित क्षेत्रों में को बौद्ध धर्म के अनुसार आरोही क्रम में, ये याद करेंगे, आरोही क्रम में करना है, तो आरोही क्रम में डी हो जाएगा 1, 3, 2, 4। देख लीजिए, बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, बौद्धिस्ट और मनुष्य। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा, 1, 3 याद रखेंगे। सबसे पहले 1 होगा, 1 में क्या है? बुद्ध। उसके बाद 3 में क्या है? बुद्धिस्ट। 2 में क्या है? प्रत्येक बुद्ध। और 4 में क्या है? मनुष्य। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन, जीवन शैली के अनुयायी शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 66 का डी, आजीवक। कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, तो ये कंबोज की जो राजधानी आपको याद रखना है, कंबोज का पोटली, याद रखेंगे, पोटली। पूंछा भी कहीं कहीं देता है, आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे, मैसेडोनिया वापस लौटते समय सिकंदर की किसने सेना के साथ, याद रखिएगा, ये याद रखेंगे, सेना के साथ सैन्य मुठभेड़ हुई, याद रखिएगा, तो बी हो जाएगा, मलोई। 69, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक स्रोत चंद्रगुप्त का जैन धर्म से संबंध स्थापित करता है? तो 69 का सी, परिशिष्ट पर्व। 70, सेलुकस निकोटर कौन था? तो याद रखिएगा, सेलुकस निकोटर जो था ये था 70 का सी, सिकंदर का सेनापति। 71, गुप्त काल के दौरान कीमतों और माप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 71 का सी हो जाएगा। 2 और 3, चांदी के सिक्के की ढलाई सबसे पहले निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के शासनकाल में हुई थी? तो 72 का बी जो होगा वो चंद्रगुप्त द्वितीय।
किस वाकाटक राजा ने सम्राट की उपाधि धारण की थी? तो 73 का ए होगा प्रवर सेन। 74 निम्नलिखित में से कौन वाकाटकों के वंश लुम गुल्म वंश का संस्थापक था? तो हो जाएगा सी सर्वसेना। 75 निम्नलिखित में से कौन सा राजा ईशान वर्मन की उत्तराधिकारी था? तो याद रखिएगा 75 का ए सर्ववर्मन। हर्ष के प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किसे विदेश संबंधी और युद्ध मंत्री कहा जाता था? तो 76 का ए हो जाए, 76 का बी हो जाएगा अवंती। निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजा भास्कर वर्मन, याद रखेंगे, हर्ष की सभाओं में शामिल थे? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसको एकदम आराम से देखिएगा। निम्नलिखित में से, याद रखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजा भास्कर वर्मन हर्ष की सभाओं में शामिल हुए थे? याद रखेंगे तो ऑप्शन क्या है? कन्नौज, प्रयाग। तो अब इसमें देखिए ऐसा विकल्प इस बार दिया है और ऐसा ही विकल्प इस बार आपके एग्जाम में नज़र आएगा, खासकर टीचर वाला जो एग्ज़ाम होगा उसमें। और अभी तो AEDO के एग्ज़ाम में आप देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। कुछ क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स करेंगे, उसके आंसर में उसको सुधार लिया जाएगा। तो 77 का सी हो जाएगा 1 और 2 दोनों, कन्नौज और प्रयाग। गुप्तेतर काल के संबंध में महान हिंदू दार्शनिक और शिक्षक निम्नलिखित में से कौन थे जिन्होंने शिव की भक्ति को लोकप्रिय बनाया? तो 78 का बी शंकराचार्य। और इन्होंने 4 मठ अलग अलग जगहों पर स्थापित किए। कहाँ कहाँ किए आपको कमेंट्स करना है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हर्ष द्वारा लिखा गया था? तो हर्ष द्वारा जो लिखा गया था 1, 2 और 3 नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। तोलकपियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध है? याद रखिएगा ये पुस्तक है तोलकपियम। ये एक व्याकरण ग्रंथ है, तमिल व्याकरण ग्रंथ। और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो तोलकपियर के द्वारा लिखा गया था। निम्नलिखित में से किसे तमिल कविता का ओडिसी माना जाता है? तो 81 का सी, याद रखिएगा, मनी में कैले। सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु घाटी स्थल जो हड़प्पा किस नदी के तट पर है? याद रखिएगा, तो ये तो सबको पता है, ठीक है, रावी नदी के तट पर। चलिए 83 नंबर, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? ये याद रखिएगा, तो वैदिक सभ्यता जो विकसित हुई है वो सरस्वती नदी पर, ठीक है। और आकर ये लोग सप्त सिंधु यानी सतलज के आसपास ये लोग आकर बसे। चलिए, तो सरस्वती। निम्नलिखित में से कौन सा वेद त्रयी में शामिल नहीं था? तो ये था अथर्ववेद। ये वेद त्रयी को त्रयी भी कहा जाता है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद थे, इसमें अथर्ववेद नहीं था। चलिए 85 नंबर, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गड्ढे वाले आवास के प्रमाण मिले हैं? तो बुर्ज होम, याद रखिएगा, ए हो जाएगा। किस राजा ने बौद्ध धर्म को महायान और हीनयान में विभाजित किया? तो याद रखिएगा ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था वहीं पर। आगे, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है 87 का आंसर हम बोल दे रहे हैं, 87 का ए, केवल एक। ये भी कथन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहले ही बोले हैं, हम क्विक तरीके से कर रहे हैं, जिनको भी ज़रूरत होगा वो कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रज्ञान GS सेंटर, मीठापुर गौरिया मठ के नज़दीक। चलिए 88 नंबर, 88 का सी, 1 और 2 दोनों। पढ़ना तो पड़ेगा आपको डेप्थ में, ये तो बस केवल एक प्रैक्टिस के लिए आपके सामने रखे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से पूरा पाषाणकालीन स्थल नहीं है, तो कौन नहीं है? नवासी। नवासी का हो जाएगा 89 का सी, याद रखिएगा, मेहरगढ़। चलिए 90 का क्वेश्चन क्या है देख लेंगे। गेहूं, जौ, बाजरा, गेहूं और मसूर और चावल खंडित, ये कौन कौन क्या है वर्तमान में? ये हड्डियां और साइड ये मिला हुआ है, तो क्या है इसको देख लीजिए। तो 90 का बी, 1, 3 और 4। कौन सी धातु सिंधु सभ्यता के लिए अज्ञात थी? तो लोहा, याद रखिएगा, ऊपर में भी ये क्वेश्चन था।
चलिए 92 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 92 का जो आंसर हो जाएगा वो बी, सिंधु सभ्यता में कढ़ाई वाले वस्त्र अज्ञात थे। 93, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में फाइनेंस के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 93 का ए हो जाएगा। फिनेंस एक कृत्रिम रूप से उत्पादित सामग्री थी और इसका उपयोग मोती, चूड़ियाँ, झुमके और छोटे बर्तन बनाने के लिए किया जाता था। 94 नंबर, प्राचीन शहरों कालीबंगन और लोथल के लिए कौन सी खोज आम है? ये याद रखिएगा। तो ये आप जो आंसर जो आपका जो होगा ये याद रखिएगा, अग्निवेदियाँ। और कालीबंगा जो थी वो काले रंग की चूड़ी, और लोथल जो था वो फेमस किसके लिए था? तो बंदरगाह के लिए। लेकिन दोनों कह रहा है तो अग्निवेदियाँ। चलिए ये देखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम पढ़ दे रहे हैं, मिला लीजिए। 95 का आंसर हो जाएगा सी, 3, 2, 1, 4, यानी सोना कर्नाटक, टीन अफगानिस्तान, तांबा राजस्थान और कीमती पत्थर ये गुजरात। 96 नंबर, निम्नलिखित में के भारत के वैदिक सभ्यता वैदिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आंसर 96 का हो जाएगा ए, 1, 2 और 4। ऋग्वेद में ऋचाओं को सूक्त कहा जाता था, जिसका अर्थ है अच्छी तरह से कहा गया। 2 हो जाएगा कि ऋग्वेद के कुछ सूक्त विश्वामित्र नामक ऋषि और 2 नदियां व्यास और यमुना के बीच संवार के रूप में है। और चौथा हो जाएगा 10 युग आर्यों के विरोधी थे जो यज्ञ नहीं करते थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1, 2 और 4। मेगालिथ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 97 का बी। ये मुख्य रूप से दफन स्थलों को चिन्हित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पत्थर थे। 98 का आंसर हो जाएगा। 98 में वही है, पुरातत्वविदों को ईमान गांव स्थल पर देवेक की हड्डियां मिली है। ठीक है, उसी तरह ओरेकेल हड्डियां चीन में लेखन के पहले साक्ष्यों में से कुछ है। और तीसरा, इनका उपयोग भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 2 और 3। चलिए विचार करना है, ये चारों वेद है, ठीक है, और चारों वेद में कौन सा वैदिक ग्रंथ नहीं है? तो वैदिक ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बाद का वैदिक ग्रंथ नहीं है? ठीक है, तो ऋग्वेद बाद का नहीं, सबसे प्राचीन है, याद रखेंगे। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद नहीं है? वज्जी, मल, वत्स और असाका, याद रखिएगा। तो 100 का डी, इनमें से कोई नहीं, सब। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। थोड़ा कम ये देख लीजिएगा जो उसकी राजधानी बताए थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ कर सकते थे। बिहार में राजगृह, वर्तमान राजगृह, कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। जनपद काल में पंचमार्क सिक्कों का कोई साक्ष्य नहीं है। तो 101 यानी 1 हम बोलेंगे, उसका आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 दोनों। उसके बाद देखेंगे, निम्न पर विचार करें। बोधगया, सारनाथ, कुशीनरा और उज्जैन। 102 में देखेंगे विचार क्या है, उपनिषद में कौन सा बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है? तो 102 का 2, बोधगया, सारनाथ और कुशीनरा बुद्ध के जीवन से जुड़े हैं। तो कौन नहीं जुड़ा है बुद्ध के जीवन से? उज्जैन। ऐसा ही क्वेश्चन इस बार आप लोग को देखने को मिलेगा। इसीलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये कथन है, याद रखिएगा। बुद्ध साक्यगण नामक एक छोटे गण से संबंधित थे और क्षत्रिय थे। उपनिषदों के अनुसार अंततः आत्मा और ब्रह्मा दोनों एक ही थे। तीसरा, उपनिषदों में महिला विचारकों का कोई उल्लेख नहीं है। और चौथा, वानप्रस्थ आश्रम के अनुसार व्यक्ति को जंगल में रहकर ध्यान करना होता था। तो 103 का सी हो जाएगा, 1, 2 और 4। चलिए, यह एक प्रारंभिक प्रकार का बौद्ध मठ है जिसमें एक खुला प्रांगण है जो खुले कक्षों से घिरा हुआ और एक प्रवेश द्वार के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। इसका वर्णन मूल रूप से भिक्षुओं को आश्रय देने के लिए किया गया था। याद रखिएगा, जब उनके लिए घुमक्कड़ जीवन जीना मुश्किल हो गया था। निम्नलिखित कथनों का उल्लेख करें। याद रखिएगा, उसको क्या बोला गया? तो उसको बोला गया विहार, घूमने वाला भ्रमण। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, विचार करने की बात है। तो 105 का डी,
इनमें सभी। चलिए 106 का देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर जोड़ियां देखिए कह रहा है, तो 106 का डी हो जाएगा, इनमें सभी। गृहपति, स्वतंत्र किसान, उझावर, साधारण हलवाहे, बेलाहर, बड़े जमींदार, कैदे सियार, भूमिहीन मजदूर, ग्राम भोजक, ग्राम प्रधान। चलिए 107 नंबर। ठीक है, 107 नंबर का आंसर हम बता दे रहे हैं, डी हो जाएगा। मथुरा में रोमन लैंप, कांच के बर्तन और रत्न पाए गए। कौन सही नहीं है? तो डी नहीं है। रिंग कुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी। मौर्य काल में रिंग कुएं अनुपस्थित थे। 109। गुजरात के भरूच शहर के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 109 का सी हो जाएगा, यह केवल आयात के लिए स्थल था। चलिए 110। कुषाणों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो एक डी हो जाएगा, कनिष्क इस साम्राज्य का संस्थापक था। नहीं, कमेंट्स करना है इस साम्राज्य का संस्थापक कौन था, क्योंकि 2 कटफिसस के बाद कनिष्क का शासन प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। ठीक है, काली मिर्च, काला सोना, रेशम, चीन, मूवेंदर, 3 सरदार, दक्षिणापथ, सातवाहन। चलिए 111 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें सभी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कनिष्क ने चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया, जहां विद्वान मिले और महत्वपूर्ण मामलों पर विचार की। बुद्ध चरित्र बुद्ध की जीवनी और घोष द्वारा रचित थी। ऊपर के दिए गए कथनों पर विचार करें। तो 112 का सी हो जाएगा। क्या 1 और 2 दोनों? सब याद रहना चाहिए एकदम। महायान बौद्ध धर्म के, ठीक है, महायान बौद्ध धर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 113 का ए हो जाएगा। याद रखिएगा, महायान शब्द एक संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है कम वाहन। ये सत्य नहीं है। निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा चीनी बौद्ध तीर्थयात्री कभी भारत नहीं आया? निम्नलिखित में से कौन सा चीनी बौद्ध तीर्थयात्री कभी भारत नहीं आया? तो लाओ जू, याद रखिएगा। 114 का डी। भारत के इतिहास में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 115 का डी। समुद्रगुप्त ने अपनी प्रशस्तियां अंकित करने के लिए इलाहाबाद स्तंभ बनवाया। याद रखिएगा, समुद्रगुप्त ने प्रशस्ति को इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर अंकित किया था, निसंदेह उसके द्वारा नहीं बनवाया गया था। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, और कौन सा कथन सत्य है? तो 116 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, इसको आराम से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट होगा तो ले भी सकते हैं। निम्नलिखित भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, एकदम ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसीलिए हम एकदम एक बार क्विक में आपके सामने प्रैक्टिस करवाए। 117। तो 117 का आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, 2 बार क्लिक हो गया था फोटो। तो 117 का आंसर हो जाएगा सी, केवल 4। प्राचीन इतिहास के दरबारियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? 118 रवि कृति चालुक्य वंश से संबंधित हैं। याद रखिएगा 118 का ए। ठीक है, 129 निम्न पर विचार करें। नागर श्रेष्ठी शहर के मुख्य न्यायिक अधिकारी, सार्थवाह व्यापारी कारवां के नेता, प्रथम कुलिका मुख्य शिल्पकार, इनमें से कौन सुमेलित है? याद रखेंगे तो 119 का बी। 1, 2 और 3 केवल याद रखिएगा। पल्लवों के शिलालेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 120 का आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी। क्लास में इसको हम फिर से एक्सप्लेनेशन करेंगे और टेस्ट भी इसका लिया जाएगा। फिर एक बार बोल रहे हैं, जो लोग चाहते होंगे कि बेहतरीन तरीके से तैयारी करें संपूर्ण सिलेबस के साथ, वो कांटेक्ट कर सकते हैं प्रज्ञान जीएस सेंटर में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक व्यापारी कोलवन और एक वैश्या माधवी की कहानी है? तो 121 का डी। वैलयपति। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए 122 का है तो 22 का सी, उपयुक्त सभी।
स्तूप शब्द का अर्थ है टीला। दूसरा, स्तूप के केंद्र या हृदय में रखे गए छोटे बक्से में अधिकांशतः भौतिक अवशेष होते हैं, बुद्ध या उनके अनुयायी या उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुएं। चलिए, इनमें से कौन प्रसिद्ध है प्राचीन महाकाव्य मणि मेकलाई के रचयिता कौन है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 123 का बी सतनार। चलिए 124 पूरा आज कंप्लीट कर दे रहे हैं, 150 प्लस है क्वेश्चन। प्रदक्षिणा पथ रेलिंग से घिरे मंदिरों के चारों ओर बनाया गया एक मार्ग था। गर्भगृह वह कमरा था जहां मुख्य देवता की छवि थी रखा गया। तो 124 का हो जाएगा ए, केवल एक। चलिए 125 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हड़प्पा सभ्य स्थल पर नहरों का कोई निशान नहीं मिला। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्कीय भूमि में स्थित हैं। कौन सही है? तो केवल 2। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 126 का डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन देख लीजिए। पुरातत्वविदों का अनुमान है कि जानवरों का उपयोग जुताई के लिए नहीं किया जाता था और हल के टेराकोटा मॉडल बनवाली में बनाए गए लेकिन चोलिस्तान में अनुपस्थित है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोनों सही नहीं है, यानी दोनों आंसर्स ठीक है। जो बोला गया कि अनुपस्थित है तो नहीं, उपस्थित था। आगे, निम्नलिखित में से किस स्थल पर लापिस लाजुली पाए गए थे? तो 127 का बी टेराकोटा। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? एक क्वेश्चन 128 छूट गया, 128 भी कराएंगे। तो इसका 129 का बी हो जाएगा, एस.एन. राय। 128 छूट गया, देख लीजिए। मेसोपोटामिया सभ्यता में अक्सर मेलूडा शब्द का प्रयोग किया जाता था। मेलूदा याद रखिएगा का क्या मतलब है? तो 128 का हो जाएगा डी, सिंधु क्षेत्र। और 127 फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल पर लापिस लाजुली पाए गए? याद रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा ये अफगानिस्तान में एक जगह है साटू घई, ठीक है। 130 सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मुख्य रूप से एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी और धार्मिक तत्व हालांकि मौजूद था, दृश्य पर हावी नहीं था। दूसरा, इस काल में भारत में कपड़ा निर्माण के लिए कपास का उपयोग किया जाता था। तो कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों सत्य है। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। चलिए 132 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गढ़ शहर के निचले क्षेत्र थे और शहर के ऊंचे क्षेत्र में महत्वपूर्ण इमारतें बनाई गई। तो 133 का बी, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी साइट वर्तमान में भारतीय क्षेत्र में है? तो 134 का सी, आलमगीरपुर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शासकों के नाम और चित्र अंकित करने वाले पहले सिक्के मौर्य द्वारा जारी किए गए थे। प्रथम सोने के सिक्के गुप्तों द्वारा जारी किए गए थे। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। प्राचीन नगर राजगृह किस राज्य से संबंधित था? तो ये था मगध। कनिष्क के समय निम्नलिखित में से शिलालेखों में से कौन सा यह दर्शाता है कि उसका साम्राज्य पूर्व में चंपा तक विस्तृत था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 137 का सी, रबातक शिलालेख। प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी? तो खरोष्ठी। 139 निम्नलिखित में से कौन सा अशोक शिलालेख खरोष्ठी लिपि में है? याद रखिएगा। तो 139 का डी, शाहबाजगढ़ी। 140 निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख शिलालेख नहीं है? याद रखिएगा। तो 140 का डी, ब्रह्मगिरी। ये लिपि थी, याद रखिएगा। ब्रह्मगिरी ये एक ब्राह्मणी लिपि भी थी और ये जगह है ब्रह्मगिरी, पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है। देवनाम प्रिय प्रियदर्शी की उपाधि किसको धारण किया गया था? तो कौन धारण किया था? तो अशोक। 141 का सी। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का प्रमुख राजनीतिक केंद्र था जो सोने की खदानों के दोहन के लिए महत्वपूर्ण था? तो 142 का ए, सुवर्णगिरी।
इस राजवंश के शासकों ने भगवान का पुत्र होने का दावा किया था। किस राज, कौन सा? याद रखिएगा 143 का बी, कुषाण। अशोक के शिलालेखों को समझने वाला पहला व्यक्ति कौन था? याद रखिएगा, तो अशोक के शिलालेख याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है। तो जेम्स प्रिंसेप 1837। मनुस्मृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, महिलाएं अपने पति की इजाज़त के बिना भी अपना कीमती सामान अपने पास रख सकती थी। और दूसरा, महिलाओं की संपत्ति उनके बच्चों को विरासत में मिल सकती है या उनके पति उस पर दावा कर सकते हैं। तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसे मलेच्छ न कहा गया है? याद रखिएगा, तो 146 का सी याद रखेंगे, शक। मंदसौर का अभिलेख मुख्यतः किसके बारे में है? मंदसौर याद रखिएगा, तो दसपुर के राजा ये इसका आंसर हो जाएगा रेशम के बुनकरों, रेशम के बुनकरों। मंदसौर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश। आगे, भारत के प्राचीन इतिहास में, तो इसका मंदसौर शिलालेख मुख्यतः किस बारे में है? तो रेशम बुनकरों। भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में वणिक का क्या अर्थ है? तो वणिक का जो अर्थ है, याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा, वणिक का जो अर्थ है व्यापारी। मेरठ यूपी में हस्तिनापुर की खुदाई किस पुरातत्ववेत्ता ने की थी? याद रखिएगा, तो 149 का ये बीबी लाल। 150, इनमें से कौन मध्यम निकाय की कहानी से जुड़ा है? तो 150 का बी, कच्छन। महाभारत के आलोचनात्मक संस्करण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन क्या है? 151 का डी, उपयुक्त सभी। आपको एक क्विक तरीके से कराया गया ताकि आप भी, क्योंकि आप लोग भी बहुत तेज़ी में रहते हैं, कई बार आता है कि एक लंबा ऑप्शन के साथ, तो हम वही काम किए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 152 का ए आंसर हो जाएगा केवल 2। प्राचीन भारत में बहिर्विवाह की व्यवस्था विद्यमान थी। कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, चलिए 153, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य नहीं है? बौद्धों ने जन्म के आधार पर स्थिति के दावे के विचार को खारिज कर दिया। और दूसरा, बौद्ध समाज में मतभेदों को लचीला मानते थे। बौद्ध समाज में मतभेदों को लचीला मानते थे। ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। चलिए 154, पारिवारिक संबंधों और प्रथाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 154 का हो जाएगा डी, ये सभी। देख लीजिए, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बौद्धिज्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो गहन प्रयासों से निर्वाण प्राप्त करता है, बौद्धिज्मों की पूजा नहीं की जाती है। 155 में अब क्या है भाई? तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो 155 का सी, इनमें से कोई नहीं। ऐसा ही क्वेश्चन इस बार हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप एग्जाम दे के आइए, उसके बाद कमेंट्स करेंगे कि है था कि नहीं। निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता हैं? याद रखिएगा, तो वैदिक देवता जो हैं आपसे पूछा जा सकता है, तो बी हो जाएगा सोम। याद रखिएगा, ऋग्वेद के 9वें मंडल, ऋग्वेद के 9वें मंडल में। निम्नलिखित में से किस बौद्ध पवित्र स्थान में जातकों को चित्रों के माध्यम से चित्रित किया गया है? तो 157 का बी, अजंता गुफाएं। बौद्ध धर्म में दर्शाया गया पहिया का प्रतीक दर्शाता है। तो 158 का डी, प्रथम उपदेश। वेशंतरा जातक गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों में से एक की कहानी बताता है। इस जातक में उसका उल्लेख किस प्रकार किया गया है? तो 159 का ए हो जाएगा राजकुमार। इलियट मार्बल्स 120 मूर्तियों के शिलालेख की एक श्रृंखला है। प्रारंभ में निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर के थे? तो 160 का बी, अमरावती। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जन्म लुम्बिनी, प्रथम उपदेश कुशीनगर, निर्वाण बोधगया। बौद्ध के जीवन के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? याद रखिएगा, कौन सुमेलित नहीं है? तो 2 और 3 सुमेलित नहीं है। तो 2 और 3 किस में है? सी में है। 161 का सी। प्रथम उपदेश कहाँ? सारनाथ। और निर्वाण कहाँ? कुशीनरा। चलिए 162,
बौद्ध धर्म में प्रथम भिक्षुणी कौन थी? तो उनकी सौतेली माँ ही थी गौतम बुद्ध की, ठीक है, महाप्रजापति गौतमी। चलिए 163, 2 क्वेश्चन और रह गया। 163, भारतीय वास्तुकला के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बराबर चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं मूल रूप से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आजीविकों के लिए बनाई गई थी। और दूसरा, हर्मिका शब्द स्तूप के संदर्भों के लिए प्रयुक्त किए गए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन बनाया आपको कमेंट्स करना है, इनमें से कोई नहीं। चलिए 164 और ये अंतिम क्वेश्चन क्विक तरीके से हम आपके सामने रखे, लेकिन फिर बोलेंगे, इसको आराम से पढ़िएगा। अगर जिसको लगता है कि हम घर में कर लें तो बहुत अच्छा है। जिनको भी लगता है कि नहीं हम प्रज्ञान जीएस सेंटर में आकर क्लास करें, संपूर्ण सिलेबस को पढ़ें और रिजल्ट लेकर जाएं, बेहतरीन तरीके से जाएं, तो आपका स्वागत है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा को जैनों ने अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए संरक्षण दिया था? तो आंसर हो जाएगा प्राकृत। तो चलिए आज बस इतना ही, फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।